मुझे जो समझ में आता है ना, जब मैं पेशेंट्स को मिलती हूँ, लोग बहुत ज़्यादा डिनाइल की कंडीशन में रहते हैं कि आईवीएफ कैसे, नेचुरल क्यों नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा शायद लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आईवीएफ करा लेंगे तो पता नहीं किसका एग होगा, स्पर्म होगा। बहुत लोग कभी क्लिनिक आते ही नहीं है। कोई ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें बेस्ट मेडिसिन चाहिए, बेस्ट इंजेक्शन चाहिए, बेस्ट कंडीशन चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल है। बट अगर आप कम कॉस्ट में कराना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस होते हैं। इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट कि पेशेंट आते हैं इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में और उनको रिजल्ट मिलता है ना, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज TYS पॉडकास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, IVF। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति सिंह, जो कि एक रिनाउंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और IVF की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई कपल्स को पेरेंटहुड का सुख दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वाति का। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर स्वाति, जैसे कि आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि IVF है क्या? देखिए, आईवीएफ जो प्रोसेस है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ समझाने के पहले एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोई नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे बेसिक होता है कि अगर लेडीज़ हैं उनमें ओवुलेशन होता है, उस समय एग रिलीज़ होता है और उसमें स्पर्म से जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तब एम्ब्रियो बनता है। और वो एम्ब्रियो फिर एक बार बन जाता है तो 4-5 डे की ग्रोथ के बाद जब वो रेडी हो जाता है तो यूट्रस के लाइन में अटैच हो जाता है। तो आईवीएफ भी लगभग यही प्रोसेस है कि हम उसमें भी इंजेक्शंस देते हैं कि एग की ग्रोथ हो, वो एग्स को बाहर निकालते हैं बॉडी से, फिर हस्बैंड के स्पर्म से उनको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो लेडीज़ के यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आईवीएफ है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब अगर कोई कपल नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे बहुत रीज़न होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो कंसीव नहीं हो पा रहे, कभी कभी हमें उनको मिलके बस ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है कि उनको ये पता रहे कि नेचुरल ओवुलेशन टाइमिंग क्या है, और अगर एग क्वालिटी में, स्पर्म क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसकी मेडिसिन दे दे, उससे कंसीव हो जाते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो उसके बाद भी, जैसे अगर लेडीज़ को PCOD है, अगर उनको हर महीने करेक्ट ओवुलेशन नहीं हो रहा है और हमने उसको ओवुलेशन करेक्ट करने की मेडिसिन दे दी और उनका ओवुलेशन करेक्ट हो गया, बहुत सारे लेडीज़ उसके बाद कंसीव हो जाते हैं। कुछ कपल्स जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, वो भी ट्रीटमेंट से कंसीव हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि हमने बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए, हमको जो प्रॉब्लम दिख रही है कि ओवुलेशन करेक्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म का मूवमेंट कम है, वो सब ट्रीटमेंट के लिए अगर हमने सिंपल ट्रीटमेंट जैसे ओवुलेशन स्टडी, मेडिसिन ट्राई कर ली और फिर भी कपल कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उनको IVF बोलते हैं। IVF में एम्ब्रियो हस्बैंड के ही स्पर्म और वाइफ के एग से बनते हैं, बट बिकॉज वो नेचुरली नहीं बन पा रहा है, नेचुरल नहीं हो पा रहा, बाकी सिंपल ट्रीटमेंट से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर हम वही एम्ब्रियो, एग और स्पर्म निकाल के लैब में प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो क्या मतलब IVF के और भी कई प्रकार होते हैं? किस किस तरह से ये कंसीव करा जाता है बेबी? IVF के तो मेनली 2 ही टाइप होते हैं। एक होता है IVF जो प्लेन प्रोसेस है कि एग निकाला और हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको ओवरनाइट हम रखते हैं कि वो अगले दिन में नेचुरल फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बन जाए। और एक दूसरा होता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें ये होता है कि अगर हमको लग रहा है कि इनके सिंपल IVF में एम्ब्रियो बनने का चांस नहीं है, या अंडों के नंबर बहुत कम है, स्पर्म के नंबर मूवमेंट बहुत कम है, तो वैसे कंडीशन में हम उनको ये बोलते हैं कि सिंपल IVF करने से अच्छा है कि एक एक एग में जो बेस्ट स्पर्म है उसको इंजेक्ट कर दें, जैसे हम कोई मेडिसिन देते हैं, और फिर वो उस प्रोसेस से एम्ब्रियो बनते हैं। तो ICSI बेसिकली IVF का ही थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म है, दोनों तरीके से एम्ब्रियो बनते हैं। तो अगर हम बात करें IVF के सक्सेस रेट की, तो आपके हिसाब से कितनी बार ये सक्सेसफुल रहता है? IVF का सक्सेस रेट ना एक बहुत इंडिविजुअल टाइप का रिज़ल्ट होता है। मतलब वो बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि जो कपल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनके फैक्टर क्या है। हम जो एम्ब्रियो बनाने जा रहे हैं ना, हम जो एग ले रहे हैं लेडी का और जो स्पर्म लेंगे वो किस क्वालिटी के हमें मिलने वाले हैं।
तो उस पे बहुत निर्भर करता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई पहली बार कोई मिलने आता है आईवीएफ के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि वाइफ की एज क्या है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पर्म फैक्टर शायद 25, 35, 40 में बहुत वेरी नहीं करेगा हस्बैंड की एज में, लेकिन अगर वही एग नंबर्स हम चेक करते हैं और एग की क्वालिटी, तो वो जो 25 ईयर में है और जो 35 पे होगी और जो 45 पे होगी वो चेंज हो जाएगी। भले ही अदरवाइज़ वो लेडी बहुत हेल्दी हो, सब कुछ प्रॉपर फॉलो करते हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो, उसके बाद भी व्हेन यू क्रॉस 35, 40 तो चेंज हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो एज है, एज ऑफ फीमेल, कि एग, क्योंकि वो एग क्वालिटी और नंबर को बहुत डायरेक्टली उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बाकी भी फैक्टर्स होते हैं कि स्पर्म कैसा है, बहुत बारी स्पर्म का मूवमेंट या क्वालिटी में इशू रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमें एज सच एग और स्पर्म में कोई इशू नहीं लग रहा, बट जब वही कपल के एग और स्पर्म मिला के हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो हमें समझ में आता है कि सब कुछ अच्छा है, पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन उनके एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है कि किसी किसी कपल का आईवीएफ फेल हो जाता है। बहुत रीज़न होते हैं, बट एक नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि अगर यंग कपल है और फर्स्ट टाइम आईवीएफ करा रहे हैं तो उनका सक्सेस होने का चांस मोर देन 50% है, 60, 70, 80% ऐसा होता है। यूजुअली आईवीएफ एक बहुत सक्सेसफुल प्रोसेस होती है। पर देखा जाए तो आज की डेट में कपल्स प्लान करते हैं बेबी। पहले तो ये था कि शादी हुई एक आधा साल में आपको खुशखबरी मिल जाती थी, लेकिन अब ये है कि कपल्स हैव स्टार्टेड प्लानिंग, क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो एक एज के बाद प्रेफर करते हैं बेबी करना। हाँ। तो अब उम्र बढ़ जाती है, तो एज रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं आईवीएफ के लिए? एज रिलेटेड अगर जैसे सिर्फ लेडीज़ की बात करें ना, एक जो चीज़ बहुत डेफिनेट है जो सबके साथ होनी है, जो भी डिस्कस करी हमने, एग नंबर कम होने हैं। इवेंचुअली आप कितनी भी अच्छी हेल्थ मेंटेन करो, एग नंबर धीरे धीरे कम होंगे और क्वालिटी कम होगी। और कुछ अदरवाइज़ भी एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं कि कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम्स होती है, फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है या पॉलिप है, कुछ चीज़ें हैं जो यंग एज में नहीं होती हैं। अदरवाइज़ भी किसी भी हस्बैंड वाइफ दोनों का ही अगर हम देखें तो एक मेडिकल कंडीशंस होती है ना, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, कुछ हार्ट प्रॉब्लम आने का इशू, वो एज के साथ बढ़ता ही है। मेनी टाइम्स सिंपली वेट गेन हो जाता है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर नेचुरली फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, विद एज लोगों को वेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज बढ़ने के साथ अपना प्रेगनेंसी चांस कम करती है। तो बेस्ट तो होता है कि एक मेडिकल पॉइंट से देखो तो बेस्ट है कि बिफोर 30 आपका हो जाए तो अच्छा है। बट डेफिनेटली आजकल इतना एडवांसमेंट है ना साइंस में और टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिल सकती है, नॉट एवरीवन नीड्स टू प्लान दैट। अगर आपको पोस्टपोन करना है, यू कैन हैव अ कंसल्टेशन, एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हम प्रेगनेंसी कंफर्टेबली और 3-4 साल डिले कर लें कि नहीं। तो मैक्सिमम एज क्या रहती है जब तक आईवीएफ असर करे? बेस्ट तो यही रहता है कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, तो 35 के बियॉन्ड तो अनलेस की कोई बहुत बड़ा रीज़न है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एग नंबर तो कम होता ही है। और 35 से 45 के बीच में, जैसे मैंने आपको बोला कि आईवीएफ का सक्सेस चांस बहुत अच्छा होता है। और एक बार जैसे कोई कपल आईवीएफ के लिए डिसाइड कर लेता है ना, तो हमें लगता है कि अब इनका हो जाएगा, वी जस्ट हैव टू वर्कआउट कि क्या प्रॉब्लम है और हो जाएगा काम। बट फिर भी जब आप 35, ये 38, 39 ऐसे एज में आते हैं ना, तो एक नंबर कम होता जाता है। तो फिर भी आई फील एक बायोलॉजिकल क्लॉक तो रहती ही है। सो बेस्ट इज़ कि उस समय तक प्लान कर लें। तो ऐसे कपल्स जो आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, उनको मेंटली अपने आप को क्या बातें समझानी चाहिए? देखिए, एक तो मुझे जो समझ में आता है ना, जब मैं पेशेंट्स को मिलती हूँ, लोग बहुत ज़्यादा डिनाइल की कंडीशन में रहते हैं कि आईवीएफ कैसे, नेचुरल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे सिंपल ट्रीटमेंट जहाँ वर्क करता है, डॉक्टर डेफिनेटली ट्राई करते हैं। हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ भी फर्स्ट चॉइस होती है। बहुत कपल सोच के आते हैं कि आईवीएफ करना है, बट हमें समझ में आता है कि कुछ सिंपल ट्रीटमेंट भी वर्क कर सकता है। बट अगर जब आईवीएफ पे जाना होता है ना, तो आई फील कपल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक कोई फेलियर सर्टिफिकेट या कोई इनकॉम्पिटेंस टैग ना समझे कि ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है, हमसे क्यों नहीं हो रही और ट्रीटमेंट क्यों करना है हमें। इट्स अ मेडिकल
प्रोसीजर जो कि कोई भी और हेल्थ कंडीशन में बाकी लोग भी करते हैं। किसी को डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है, वो अपना रिकमेंडेड मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वैसे ही आईवीएफ है। तो एक तो मुझे लगता है कि साइंस का एक्सेप्टेंस ना, कि नहीं ये भी एक ट्रीटमेंट है जो कि जिसको ज़रूरत है वो कर सकता है। एक कपल को ही इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी, मुझे लगता है इट हेल्प्स। जो एक डिसीजन ना वो ले सकते हैं 2-3 महीने में समझ करके, कभी कभी वो 2-3 साल निकल जाते हैं कि करना है नहीं करना है, वो चीज़ है। तो एक आई थिंक एक्सेप्टेंस चाहिए और ट्रीटमेंट, और बाकी जो भी आपके डॉक्टर गाइड कर रहे हैं। राइट लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जैसे पुरानी पीढ़ी हो गई, वो आज भी आईवीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनके मन में कई मिथ्स कह सकते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते आईवीएफ को, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? पुरानी पीढ़ी के लिए तो देखिए, उन लोग की शायद वो उस कंडीशन में कभी थे ही नहीं जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं। किसी को एजुकेशन भी करनी है, आगे स्टडीज़ करनी है, पहले जॉब में सेटल होना है, प्रमोशन लेना है, फिर बेबी प्लान करना है। एक ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, एक तो इसके लिए बहुत एक्सेप्टेंस चाहिए। और अगर बाकी एक ये है कि आईवीएफ वाला बेबी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक नेचुरल बेबी आपके फैमिली में होता। तो डॉक्टर स्वाति, एक कपल दैट इज़ गोइंग थ्रू आईवीएफ प्रोसेस, उनको अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले जो अनसर्टेनिटी है ना दिमाग से, उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रही है, कभी लोग सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। वो एक स्टेप चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से समझ लेनी चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि कपल को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है जब आप आईवीएफ कर रहे हो तो वाइफ का एक नंबर कम है इसलिए आपको कराना पड़ रहा है, या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, बट एनीवे यू आर अ टीम। आप लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और फैमिली का भी रहता है, कभी कभी फैमिली मेम्बर इन अ गुडविल ऑल्सो इतनी बार पूछते हैं चीज़ों को, और हर दिन उनको चाहिए होता है कि आज डॉक्टर ने क्या बोला। सो आई थिंक फैमिली ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है 14-15 डे का, तो इट्स नॉट कि हर दूसरे दिन कोई नया अपडेट उसमें आएगा। तो फैमिली को भी थोड़ा, अगर वो इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट में, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चल रहा है कपल का ट्रीटमेंट। और अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं ना, फोकस कर रही है पॉजिटिव चीज़ों पे कि हम अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्लीप हमारी अच्छी हो रही है, और अदरवाइज़ अदर देन कि अ कपल जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहा है, everyone has a identity beyond that also, कि you are a working woman or a house homemaker, you focus on that। और आई थिंक वो ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव माइंड में रहने के लिए। सब कुछ छोड़ के अब हम आईवीएफ करा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट हेल्प्स टू लाइक कीप योर माइंड रिलैक्स। तो इस सब में डॉक्टर भी काउंसलिंग करते हैं? डॉक्टर भी करते हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आपको कुछ डाउट है, आप परेशान हो रहे हो कि अब क्या नया एक्सपेंस होगा, उसके लिए पूरा आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और डॉक्टर जो मेडिकल प्रोसेस है वो डॉक्टर समझाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आईवीएफ सेंटर्स में इफ़ यू, बिकॉज वी नो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन टू बी इन, कि आप एक इतनी नेचुरल चीज़ प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो अधिकतर सेंटर्स में साइकोलॉजिकल काउंसलर भी होते हैं। सो कभी भी आपको डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इस कपल को ज़रूरत है, तो वो एक बार आपको गाइडेंस दे देते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलर भी आपके बहुत सारे दे टेल यू कि आपको कैसे रिलैक्स करना है और कंफर्टेबल रहना है। पर जैसे कि आपने अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आईवीएफ इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस, राइट? तो क्या ये हर कोई करवा सकता है? क्या सबके लिए है? एट प्रेजेंट आई थिंक करवा सकते हैं, बिकॉज जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट है ना, पहले सिर्फ हमको इम्पोर्टेड मेडिसिन ही मिला करती थी जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही है, बाहर से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड, तो कॉस्ट बहुत होती थी। लेकिन अभी बहुत सारे मेडिसिन और ड्रग्स हैं, जो चीज़ें हमको कंज्यूमेबल्स लगते हैं वो हमें इंडिया में भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल चीज़ों की कॉस्ट बहुत कम भी हो सकती है। कोई ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें बेस्ट मेडिसिन चाहिए, बेस्ट इंजेक्शन चाहिए, बेस्ट कंडीशन चाहिए,
तो वो भी आपको अवेलेबल है। बट अगर आप कम कॉस्ट में कराना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस होते हैं। बहुत कुछ ऐसे होते हैं, मिनिमल स्टिमुलेशन होते हैं, माइल्ड आईवीएफ होते हैं जिसमें आपके इंजेक्शंस कम होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरी का स्टिमुलेशन नहीं होता। वहाँ ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। और कॉस्ट एक वैसा चीज़ है ना, एक होता है प्राइस ऑफ इट और एक होता है कि अगर आप वो प्राइस नहीं पे कर रहे हो देन व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग, बेबी तो हो ही नहीं रहा है ना, तो एक वो भी चीज़ होती है। तो डॉक्टर स्वाति, आईवीएफ के फेल होने की क्या क्या वजह रहती है? लेकिन आज क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, इतनी एडवांसमेंट्स हम देख रहे हैं मेडिकल फील्ड में, तो उन फेलियर्स को सक्सेस में बदलने के लिए क्या एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं? देखिए, जब एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट होता है ना तो हमें कहाँ तक इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमने एम्ब्रियो बना लिया है और वो एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और बहुत बारी वो टेस्ट ट्रांसफ़र रिज़ल्ट सक्सेस भी हो जाता है। जो सक्सेसफुल पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है ना, हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बॉडी में बहुत कुछ होता रहता है जो कि हम लाइव कभी जान नहीं सकते क्या हो रहा है। तो बहुत बारी जैसे एम्ब्रियो अगर हेल्दी बेबी हमको मिलता है ना तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद नेचुरली उसमें ग्रोथ होती जाती है कि उसमें हार्ट बीट बनेगी, ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी, बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे और उस पूरे ड्यूरेशन में यूट्रस की लाइन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और सपोर्ट दे रही है। तब फिर ऐसे करके बाय 3rd मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, एक स्मॉल ह्यूमन बेबी जैसा शेप बॉडी के अंदर आ जाता है। उसके बाद मेनली बस साइज़ बढ़ रहा है, वेट हो रहा है, बेबी का वेट बढ़ता जा रहा है। तो वो एक उतनी चीज़ जो चलती है ना बॉडी में लाइव, अगर कभी उनमें प्रॉब्लम है तो हमें लगता है कि आईवीएफ हमने कंप्लीट कर लिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा है, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। तो जो एम्ब्रियो ऐसा होता है ना कि हमने ट्रांसफ़र करा लेकिन आगे उसमें ग्रोथ नहीं हुई, हार्ट बीट नहीं आई या डेवलप ही नहीं हुआ, बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, बहुत बारी उनमें क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स होती है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है या ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के पहले भी पता कर सकते हैं कि एम्ब्रियो को अगर बहुत अच्छे से लैब में एक सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको ग्रेड करे, चेक करके देखे तो वो अपने एक्सपीरियंस से भी बता पाते हैं कि ये एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छा है। एआई से भी आजकल एम्ब्रियो की ग्रेडिंग हो जाती है कि ये एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप के एम्ब्रियो कम इम्प्लांटेशन होते हैं, तो वो हमको एक सिलेक्शन में ईजी रहता है कि कौन सा एम्ब्रियो पहले ट्रांसफ़र करें। और एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट भी होता है कि हम ट्रांसफ़र के पहले ही एम्ब्रियो का थोड़ा सा पार्ट निकाल करके उसको क्रोमोसोम और जेनेटिक टेस्ट करके देख ले कि वो नॉर्मल है कि नहीं। तो जब हम एक एकदम नॉर्मल लुकिंग एम्ब्रियो और उसकी जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो अपना प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ जाता है। ओके। तो फिर अगर आईवीएफ फेल होता है ना तो हम इन चीज़ों पे फिर ध्यान हमें देना होता है कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करें जिससे कि एम्ब्रियो ज़्यादा हेल्दी बने। फिर जो आईवीएफ के प्रोसेस के समय भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो 5 दिन लैब में एम्ब्रियो ग्रोथ हो रही है उस समय उसको ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे दें, लैब का एनवायरनमेंट जो भी टेम्परेचर है सब कुछ वैसा मेंटेन करके रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियो हमारे हेल्दी बने और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करें। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी आईवीएफ को लेकर ना लोगों के मन में कई शंकाएं होती हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा शायद लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आईवीएफ करा लेंगे तो पता नहीं किसका एग होगा, स्पर्म होगा। बहुत लोग कभी क्लिनिक आते ही नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो वो हमको क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा। तो वो वैसा नहीं होता है। अभी इंडिया में जो रूल्स है ना वो बहुत क्लियर है। आप जब आईवीएफ सेंटर में जाते हो, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले आपका डॉक्टर से क्लियर डिस्कशन होता है, डोनर एग की ज़रूरत है नहीं है वो चीज़ आपको बताई जाती है। और जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हो ना, अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने और हस्बैंड के स्पर्म से ही ट्रीटमेंट करना है, अदरवाइज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो आपका एक प्रॉपर रिटन कंसेंट होती है, उसमें आपका डॉक्टर हर कोई सिग्नेचर करता है। तो एक वो चीज़ है। और प्लस हमारे यहाँ पे अदरवाइज़ भी कभी मिक्सिंग हो सकती है कि इंटेंशन सेल्फ का ही था लेकिन लैब में अगर मान लो एम्ब्रियोलॉजिस्ट से गड़बड़ हो गई, दूसरे का एम्ब्रियो दूसरे पे यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। सारे जो गैमीट है, एग है, स्पर्म है, जो प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए ले रहे हैं ना, वो सारे डिश और सब कुछ बार कोटेड होते हैं। अच्छा। तो अगर आप ओटी में है तो वो आपका अगर कोई गलत पेशेंट का हमने उठा लिया ना तो ऑलरेडी अलार्म
हो जाता है कि दूसरा पेशेंट है। ऐसा होता नहीं है, बट इट्स लाइक डिवाइस्ड ऐसा होता है कि अगर कभी गलत ले लिया तो वो सारा कुछ अलार्म हो जाता है। ऑल राइट, तो मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं घबराने की है, ज़रूरत आप नहीं जिस है। चीज़ की कंसेंट देंगे वही होगा। आप जो कंसर्न देंगे वही होगा। राइट तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, आपके पेशेंट्स जब खुश होके क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, जब वो कंसीव कर चुके होते हैं, उस टाइम पर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी मिलती है। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट कि सब कुछ के बाद पेशेंट चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है चाहे रिपीट कर रहे हैं, पॉजिटिव आता है तो सभी खुश होते हैं। राइट तो क्या इस पूरे आपके जर्नी में कोई ऐसा पेशेंट रहा जिसकी कहानी आज भी आपको याद रहती है? आते रहते हैं। अभी जैसे एक लेटेस्ट एक लेडी आए थे, कपल है एक्चुअली, वेरी एजुकेटेड, वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही है, और एंडोमेट्रियोसिस मतलब बहुत ही नोटोरियस कंडीशन हम लोग मानते हैं उसको, तो बहुत प्रॉब्लम करती है लेडीज़ को, एग ओवरी सब कुछ ही बहुत डैमेज करती है। तो उनको काफ़ी डीप एंडोमेट्रियोसिस थी, उन्होंने सर्जरी करा ली, और सर्जरी के बाद जब उन्होंने वापस चेकअप कराया ना तो उनके ओवरी में कुछ एग ही नहीं दिख रहे थे, बहुत ही कम हो गए थे। और फिर उन्होंने आईवीएफ ट्राई किया, वो आईवीएफ साइकिल में उनके एग ही नहीं मिले, और कुछ समय तक उन्होंने फिर रिसर्च करी, फिर वो हमारे पास में आए, और हमने भी जब उनको देखा तो सेम कंडीशन थी कि वो एंडोमेट्रियोसिस थी, और बस एक दो एग दिख रहे थे। मतलब ऐसे हम लोग के लिए अगर सिर्फ एक या दो एग दिखते हैं ना तो हमारे लिए वो लगता है कि डिफ़िकल्ट केस है, बहुत ही कम है तो एम्ब्रियो बनेंगे कैसे अगर एग ही नहीं दिख रहे हैं। उनको सारा कुछ डिस्कशन करा, फिर उनको डोनर एग के लिए भी उनको पूछा कि इफ़ यू वांट दैट, वो भी ऑप्शन है। तो उनका डिसीजन था कि एक बार हम सेल्फ ट्राई करेंगे, और उनका 2 एग थे, 2 ही एम्ब्रियो बने, एक गुड एक एवरेज, उसको हमने ट्रांसफ़र करा, और अभी वो एक ऑनगोइंग प्रेगनेंसी उनकी चल रही है। तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है इट्स वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट कि आई थिंक डॉक्टर से ज़्यादा शायद पेशेंट की बात है कि वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे कि सर्जरी से उनको बेनिफिट नहीं मिला, फिर उन्होंने एक आईवीएफ कराया, वो भी नहीं सक्सेस हुआ, फिर उन्होंने दोबारा से हिम्मत जुटा के सब कुछ करा ट्रीटमेंट। सो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट कि पेशेंट आते हैं इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में और उनको रिजल्ट मिलता है ना, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो राइट डॉक्टर स्वाति, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप कई ऐसे कपल्स हों जिनके पेरेंटहुड का सपना पूरा करें। एंड थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।